नमस्कार, मैं हूं श्री शुक्ला। हमारे खास कार्यक्रम राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं देश की उभरती हुई आवाज से, उस आवाज से जिसको जब सुनते हैं तो कानों में शीरी खुल जाती है, उस आवाज से जो पेशे से प्रशासनिक अधिकारी हैं लेकिन उनका हुनर फाइलों में दबा नहीं बल्कि और निखर कर सामने आया है। जी, हम बात कर रहे हैं अनुपमा राग की, जिनकी झोली में इस वक्त आधा दर्जन से ज्यादा फिल्में हैं। हम उनसे बात करेंगे तमाम मुद्दों पर और कैसे उन्होंने इस हुनर को आगे बढ़ाया। हम इस सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उनकी जिंदगी पर। प्लेबैक सिंगर अनुपमा राग अब गायकी की दुनिया में नया नाम नहीं है। फिल्म जिला गाजियाबाद में वो अपनी आवाज का जलवा बिखेरती नजर आएंगी। इससे पहले वो नुसरत फतेह अली खां और मशहूर गीतकार फैज के साथ संगीत की दुनिया में मकाम बना चुकी हैं। यूपी की अनुपमा राग 2000 बैच की पीसीएस अफसर हैं। उनका ताल्लुक सियासी परिवार से है। अनुपमा समाजवादी पार्टी की सांसद सुशीला सरोज की बेटी हैं। मौजूदा वक्त में लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात अनुपमा को शुरू से ही संगीत अपनी ओर खींचता रहा। संगीत और गायकी सीखने के लिए उन्होंने लखनऊ के भातखंडे विश्वविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि हासिल की। लखनऊ घराने के संगीत गुरु पंडित गुलशन भारती और ग्वालियर घराने के संगीत गुरु पंडित योगेंद्र भट्ट से भी उन्होंने गायन की बारीकियां सीखी। परिवार की सियासी पृष्ठभूमि के बाद जब करियर चुनने का मौका आया तो उन्होंने सियासत के बजाय प्रशासनिक सेवा को तरजीह दी। इस दौरान गायक उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बना रहा। साल 2007 में अनुपमा ने रूह नाम के एल्बम में अपनी आवाज का जादू बिखेरा, जिसमें गायकी से लेकर लेखन और म्यूजिक कंपोजर तक सभी कामों को उन्होंने खुद अंजाम दिया। जिसके बाद उनका एक और एल्बम अर्श आया और बॉलीवुड में बेहद पसंद किया गया। और फिर बिन बुलाए बाराती फिल्म में आइटम सॉन्ग ने अनुपमा को हिट कर दिया। अनुपमा को लता मंगेशकर और फरीदा खानम का गायन बेहद प्रोत्साहित करता है। आर.डी. बर्मन उनके पसंदीदा संगीतकार हैं। अनुपमा फिल्म जगत में अब जाने पहचाने नाम के तौर पर पहचान। फिलहाल उनकी कई फिल्में पाइपलाइन में हैं, जिनमें जिला गाजियाबाद, पावर और हेरा फेरी से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं। तो ये था उनकी जिंदगी का सफर। अनुपमा जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपने पीसीएस की परीक्षा पास की थी सन 2000 में, और गाना, ये बिल्कुल दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो ये डिफरेंट चीजें आप कैसे कर पाई, सबसे पहले तो ये बताइए। बहुत ही सिंपल वे है, एक पैशन है और एक प्रोफेशन है। तो इसमें कोई बहुत, मैं कभी मिक्स नहीं करती हूँ दोनों चीज़ों को। नहीं, आजकल तो गाना भी है, वो भी प्रोफेशन ही के तौर पर हाँ, लोग ले रहे हैं। बच्चों को बाकायदा सिखाते हैं कि एज ए प्रोफेशन इसको अडॉप्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यही है, इसीलिए मैं शायद यूनिक होंगी। मैं ऐसा होप करती हूँ कि मैं यूनिक हूँ, कि ये मैंने अभी तक अपना पैशन ही बना के रखा है, इसको प्रोफेशन में तब्दील नहीं होने दिया कभी। नहीं, तो आप जब जाती होंगी ऑफिस तो वक्त मिल पाता है आपको अपने रियाज के लिए? हाँ, रियाज तो मैं मतलब क्योंकि इंडस्ट्री में अभी जैसा है ट्रेंड, तो वहाँ पे तो बस ये है, टैलेंट प्रिवेल्स, तो वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। तो रियाज तो मुझे करना ही है, और रियाज एक तरह का मेडिटेशन है, योगा है, सभी जानते हैं। तो मेरा वो सबसे अच्छा वक्त गुजरता है दिन का, तो 2-2.5 घंटा मिनिमम मैं रियाज करती हूँ, सुबह और शाम मिलाकर। अनुपमा जी, ये बताइए कि आपने जब पीसीएस की तैयारी की होगी तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, मतलब लोगों को घंटों पढ़ाई करनी पड़ती है, और रियाज में भी ऐसा ही है। जब आप संगीत सीखते हैं तो भी आपको घंटों रियाज करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो या तो आप रियाज कर सकते हैं, या मतलब संगीत सीख सकते हैं, या फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। यही कहा जाता है कि जब अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो वही करिए आप,
बाकी सब छोड़ दीजिए, खेल कूद, गाना, घूमना, तो ये कैसे आप कर पाई? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मेरा ये तरीका नहीं था शायद तैयारी का। तो वही मैं कहती हूँ कि यही एक वक्त होता है, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर। तो मुझे लगता था कि मैं जब प्रेपरेशन करी थी तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वाला टाइम वही था, जब आप बिल्कुल आपको कुछ पता ही नहीं अपने फ्यूचर के बारे में, और आप अपने एक नीश कार्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो मैंने स्ट्रेस बस्टर की तरह उस समय यूज़ किया। तो मैं सीख तब भी रही थी, और मैं बचपन से ही गा रही हूँ, मैंने कभी मैंने गैप नहीं आने दिया। कितने साल की उम्र से आप गाने गा रही हैं? आई थिंक 10 years। 10 ईयर्स से स्टार्ट किया था। या अच्छा, पहली फिल्म आपकी कौन सी थी जिसमें गाना गाया था और जो उसमें आपको सबसे मजा आया हो? प्लेबैक करना मैंने अभी स्टार्ट किया 2011 में। एक बहुत अच्छा आइटम सॉन्ग था, शालू के ठुमके की दुनिया हाँ, हम दीवानी। सुनना चाहेंगे आपकी आवाज में। ओके। जलवे तो किसके देखे, कम है जिस जिसके देखे, जलवे तो किसके देखे, कम है जिस जिसके देखे, किसी का शबाब, हाय किसी का शबाब और कैसी जवानी, मुन्नी भी मानी और शीला भी मानी, शालू के ठुमके की दुनिया दीवानी, मुन्नी भी मानी और शीला भी मानी, शालू के ठुमके की दुनिया दीवानी। ठुमके। बहुत सुंदर। जिस तरह से आप गा रही हैं, मुझे लगता है कुछ आने वाले सालों में पूरी इंडस्ट्री दीवानी होगी इसी तरह से, अगर आप थैंक यू सो मच। गाती रही। आई होप सो। आप अगर अपने आइडियल की बात करें तो आपकी आइडियल कौन है? सिंगिंग में हाँ, सिंगिंग। फरीदा खानम है। अच्छा, मैंने फरीदा सबसे खानम। हाँ, सबसे बड़ा ज़्यादा बड़ा उन्हीं को डिफिकल्ट पसंद- है उनका तो हाँ, गाने का जो difficult तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल ठहराव जी। है, बहुत ज़्यादा ठहराव है। तो वही कोशिश मेरी रहती है कि मैं ठहराव के साथ गाऊं बस। तो फरीदा खानम की कुछ लाइनें फिर आपके मुंह से सुनना चाहेंगे जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। वो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को पसंद है, आज जाने की जाने जिद की ना जिद ना जो करो, उनका बिल्कुल यूं ही- सिग्नेचर यूं ही गजल पहलू है में बैठे आगे। रहो। हाँ जी। जी, तो मैं कोशिश करती हूँ। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुटे जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुटे जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने गाया और मतलब मजा आ गया सुन के। अनुपमा जी, हम इस बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अनुपमा राग जी से, जिन्होंने अभी कुछ सुंदर अपनी आवाज़ का जादू हमें दिखाया, और अभी हम लोग की जो बातचीत है उसका सिलसिला जब आगे बढ़ेगा तो हम उनसे कुछ और भी इसी तरह के खूबसूरत नगमे सुनेंगे और क्या है उनकी योजना है इस बारे में बात करेंगे। अनुपमा जी, अगर एक महिला होने के नाते बात करें तो जिस तरह की अभी पिछले दिनों दिल्ली में घटना हुई, उसको आप किस तरह से देखती हैं और किस तरह से इन घटनाओं को रोका जा सकता है, क्योंकि आप एक अधिकारी भी हैं। या मुझे लगता है कि मतलब शब्दों में ढालना बहुत मुश्किल है। ये ऐसी चीज़ है कि हम लोग सभी इतना मूव हुए हैं इस चीज़ से, लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी मिसाल एक लड़की की ऐसी किस्मत लेके वो पैदा हुई कि उसकी, मैं तो कहूँगी कि शहादत से एक नया एक मूवमेंट आ गया हमारी सोसाइटी में पहली बार, क्योंकि ये घटनाएं रोज़ होती हैं।
लेकिन शायद वो बदकिस्मत होती हैं जो बिल्कुल दे आर अनसंग हीरोज़, कि उनके बारे में कोई बातचीत नहीं होती। तो ये एक हमारे मतलब मैं कहूँगी कि हमारी किस्मत थी, उस लड़की की बदकिस्मती थी कि वो एक मूवमेंट ला सके। मुझे लगता है ये इस चीज़ में सबसे ज़्यादा हम नागरिकों को चेतने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम नहीं कुछ करेंगे तो कोई और नहीं आगे आएगा, बढ़ेगा नहीं। पुलिस की अपनी भूमिका है, लेकिन कई बार हो जाता है, मतलब ये एक सिस्टम है, सिस्टम फेल होते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हम लोगों को जगने की ज़रूरत है कि कोई लड़की अगर छेड़ी जा रही है सामने, कोई उसकी मदद को आगे नहीं आता है। मैंने कितनी बार ये चीज़ विटनेस की है। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ मतलब ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो भी लड़की है वो माँ बहन है, और उसको अगर वो साथ में चल रही है तो अगर कभी भी उसको ज़रूरत पड़े तो वो हमें बुला सकती है और हम उसकी मदद को तैयार हैं। ये हर चीज़ को हर इंसान को, हर सिटीज़न को समझना चाहिए। फिर मुझे लगता है एनजीओज़ को इसमें बहुत काम करना चाहिए कि अगर उनको मतलब इस तरह की महिला संस्थाएं और सामने आए और इस पे वर्क करें, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक क्रांति आ सकती है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो नहीं रुक सकती इतनी आसानी से। लेकिन हमने देखा है कि आपने एनजीओ की बात की, सामाजिक संगठनों की बात की, लेकिन होता ये है कि जब मामला गर्म होता है तो बहुत ज़ोर शोर से सब लोग शपथ भी लेते हैं, कसम भी खाते हैं, लेकिन जैसी आपने बात की कि लोगों के सामने छेड़खानी हो जाती है, फिर वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं इसको एक घटना देख के। तो ये जो एक अवेयरनेस की कमी है, और साथ ही जो हमारा सिस्टम ढिलाई में कभी कभी ढिलाई लगती है कि ढिलाई है, तो वो भी तो ठीक होना चाहिए। नहीं, सिस्टम को तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और जब तक हम नहीं चेतेंगे, चेतने का मतलब ये भी है कि अपनी आवाज़ उठाना, सिर्फ वो जो साथ में चल रहे हैं उनको मदद करने की ज़रूरत नहीं, उस लड़की को भी आगे बढ़कर अपनी रिपोर्ट लिखानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हर चीज़ को एक मुद्दा बने, हर छेड़खानी को हम बिल्कुल वी डोंट स्लिप इट अंडर कार्पेट, उसको हम मुद्दा बनाएं, आगे लेकर चलें। तो मुझे लगता है कि मीडिया और इतना प्रभावी है इस समय कि ये चीज़ें इतनी अब दबेंगी नहीं, हमेशा आगे आएंगी और सबको बिल्कुल दे शुड लिव ऑन एज, मतलब सिस्टम को ऐसा फील होना चाहिए दैट वी आर लिविंग ऑन एज, हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अच्छा, अगर आपके अंदाज में, आपके तरीके से, वो जो एक बेटी थी जो एक तरह से शहीद हो गई, शहादत दे दी उसने, बहुत लोगों को जगाने में, सोए हुए थे लोग, उसके बाद लोग जाग गए, तो आप अपने अंदाज में अगर उस बेटी को श्रद्धांजलि देना चाहेंगी तो क्या कहेंगी? अब जो किए होता था ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, अब जो किए हो, अब जो किए होता था ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। बहुत अच्छे। आप अधिकारी हैं, बहुत सारा ढेर सारा काम करना पड़ता है, साथ में रियाज भी करना पड़ता है, तो कहीं फैमिली सफ़र नहीं होती इस वजह से? नहीं, फैमिली सफ़र नहीं होती है, मुझे लगता है उनको प्राउड करने का मौका मिलता है तो वो मुझे इसीलिए और सपोर्ट करते हैं क्योंकि वक्त तो फिर नहीं बचता होगा, रियाज किया, ऑफिस गए, तो उसमें थोड़ा सा बड़ा टाइट शेड्यूल रहता होगा, या फिर आपके प्रोग्राम नहीं, रहते ऐसा होंगे? नहीं है, मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेज कर सकें और थोड़ा प्लान अहेड करके चलें तो मेरे ख्याल से हो जाता है, लेकिन इसके लिए फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, सिर्फ फैमिली नहीं, यू नीड सर्वेंट्स आल्सो तो मेरा हो जाता है, मतलब आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि हो जाता है। अच्छा, अगर मेल सिंगर की बात करें, आपने फरीदा खानम की बात की, अगर मेल सिंगर की बात करें तो मेल सिंगर में आपके आइडियल कहें या आपके पसंदीदा जो गायक हैं वो कौन है? राहत फ़तेह अली खान करंटली, और पहले मैंने बहुत लोगों को फॉलो किया, मुझे ये हरिहरन बहुत पसंद है। हाँ, उनकी गज़लें मैंने बहुत सुनी है। हरिहरन की? हाँ।
हाँ, बस। बस। वो सबसे ज्यादा पसंद है। उनके साथ आपने राहत फतेह अली खान के साथ हाँ, मेरे उनके ख्याल साथ मैंने गाया से गाना भी गाया है। वो जी। कौन सा गाना है वो हम सुनना चाहेंगे? मैंने मिले ना मिले हम मूवी में जी गाया जी उनके जी। साथ, साजिद वाजिद का म्यूजिक था। कभी कभी ऐसा होता है, जागे जागे कोई सोता है, बिन चाहे दिल खोता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है, जागे जागे कोई सोता है, बिन चाहे दिल खोता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। बात जो बढ़ेगी बात बात में, ख्वाब ही ख्वाब होंगे हर रात में। होगा जब प्यार तुझे, होगा ना करार तुझे, तू ये सोच ले, कब अरमां मचलेंगे किसी को है पता, कब मौसम बदलेंगे किसी को है पता। प्यार हो जाता है कैसे, जाने न जाने न जाने न दिल तेरा, नजर से नजर मिले, नजर से नजर मिले, तो देखेंगे आंखें सपना, जो यूं कोई साथ चले, जो यूं कोई साथ चले, तो लगने लगेगा अपना। बहुत खूब, बहुत मज़ा आया आपकी आवाज़ में ये गाना सुन के। हम अभी आपसे ये बातचीत का दौर आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है जिसको आपको लगता है कि ये मुझे गाना चाहिए था। हम इस गाने को आपसे सुनेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं देश की उभरती हुई गायक से, अनुपमा राग जी से। उनसे बात करते हैं। अनुपमा जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने पूछा था कि अगर आपको कहा जाए कि आपको इन गायक का या जिन्होंने गायिका है इनका गाना मैं अगर गाती तो ज़्यादा अच्छा होता, तो कौन सा गाना है कि जो आपको लगता है कि ये मुझे गाना चाहिए था? नहीं, मैं गायिका को बिल्कुल पॉइंट आउट नहीं करूँगी, उन्होंने बहुत अच्छा गाया है। मैं म्यूज़िक डायरेक्टर को कर रही हूँ पॉइंट आउट, क्योंकि मेरा ड्रीम है यार रहमान के साथ गाने का। अच्छा। तो जो भी उनके साथ गाता है, काम करता है, तो आई फील जेलस। तो एक सॉन्ग है, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त। मोरा पिया मोरा पिया मोरा पिया हो, नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है वो दिल के पार। नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है वो दिल के पार। लज्जा से मरे रे ये जिया पिया रे, लज्जा से मरे रे ये जिया पिया रे। बहुत सुंदर। अनुपमा जी, ये बताइए कि जिस दौर में आप आई उस दौर में रियलिटी शोज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप ने कभी उस प्लेटफॉर्म पे जाने की कोशिश नहीं की कि उस प्लेटफॉर्म पे जाएं? मुझे लगता है प्लेटफॉर्म ज़रूरी होता है, क्योंकि वो रॉकेट लॉन्चर होता है। तो लेकिन लॉन्च होके जाना सबको आसमान में है। तो करना सभी प्लेबैक करना चाहते हैं अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा है कि सबको प्लेटफॉर्म मिलता है, तो शुरुआत अच्छी हो जाती है। लेकिन मैं भी आसमान में पहुंच गई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तो जो आज के आपको लगता है कि रियलिटी शोज जरूरी हैं, क्योंकि कई बार इस पर विवाद भी होता है जरूरी है, बहुत कि जरूरी। पब्लिक वोट दे देती है, जो अच्छी आवाज होती है वो बाहर हो जाती है, ये भी आरोप लगते हैं रियलिटी शोज पे। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सिंगर अच्छा है तो वो रजिस्टर हो जाता है और सबको मालूम हो जाता है। मतलब बाद में ये भूल जाते हैं लोग विनर कौन था, या अल्टीमेटली यही लोग याद रखते हैं कि अच्छा सिंगर कौन था। तो मुझे तो नहीं याद है कौन विनर था कौन नहीं था, लेकिन मुझे याद है कि अच्छा गाने वाला कौन था। तो कुछ नाम है वो अभी तक मुझे याद हैं।
तो ये कोई मुझे लगता नहीं मैटर करता है कि कौन जीता कौन हारा। अच्छा, इधर जो नई आवाज़ हैं, जो नए फेरिस्त है गाने वालों की, मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस कौन कर रहा है? रियलिटी शोज की अभी हम लोग बात कर रहे मतलब थे, रियलिटी शोज तो से जो आए। निकले हो या नई जो कमाल खान ने बहुत अच्छा गाया है वो सॉन्ग, और रियलिटी मेरे ख्याल से तो अभी वो फ्रंट रनर होंगे कि रियलिटी से जो अच्छा कर रहे हैं लोग। तो वो इश्क सूफियाना बहुत अच्छा गाया उन्होंने, बहुत सोलफुल वॉइस है उनके। तो आपको लगता है कि रियलिटी शोज मदद करते हैं? बिल्कुल, वो जो कुछ भी है, मैं गाने की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब सुरों की बात कर रहा हूँ। नहीं, सुर तो ऐसा है ना कि आपको मैं बताऊं, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस समय वॉइस क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। सुर का किसी को कोई मतलब नहीं रहता है, कि उनको लगता है कि वॉइस क्वालिटी जो सॉन्ग है उसको सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। म्यूज़िक डायरेक्टर को खाली इस चीज़ की चिंता रहती है। सुर वगैरह अब क्या है ना, टेक्नोलॉजी के कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं, तो सुर थोड़ा पीछे चला गया है अभी। तो सुरीले लोग मुझे लगता है कि शायद इतने सक्सेसफुल नहीं होंगे जितने डिफरेंट वॉइस क्वालिटी वाले लोग होंगे आज के दौर तो में। आप अपने आप को किस जगह फिट देखती हैं? सुर में फीडबैक देखती हैं कि? मेरा क्या है ना, मैंने शुरू से कोशिश की है कि मैं वर्सेटाइल रहूं। तो मेरी आवाज़ मतलब कुछ ऐसी है कि वो बिल्कुल मार्जिन पे है, ना बहुत दुबली है ना बहुत मोटी है। तो मैं थोड़ा मॉड्यूलेट कर लेती हूँ तो मामला ठीक हो जाता है। तो मैंने यही कोशिश की कि मैं सब तरह के गाने गाऊँ, और वॉइस क्वालिटी की जहाँ तक बात है तो वॉइस क्वालिटी भी उस तरह की लेके आऊँ। आइटम सॉन्ग गाए, रोमांटिक गाए, जबकि ये जॉनर लोग कहते होंगे कि नहीं ये सॉफ्ट वॉइसेस का नहीं है आइटम सॉन्ग, लेकिन मैंने गाए, बखूबी गाए। तो मैं दोनों ही डिपार्टमेंट्स में मैं कोई समझौता नहीं करती हूँ। अच्छा, आप यूपी से हैं, तो यूपी में फोक सॉन्ग्स का बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं हम सब गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ के फोक सॉन्ग्स होते हैं। तो आपको फोक सॉन्ग गाना अच्छा लगता है? नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा, सीरियसली, मतलब ऑनेस्टली नहीं अच्छा लगता। मतलब फोक सॉन्ग ने कभी आपको नहीं, बिल्कुल नहीं अट्रैक्ट नहीं किया? नहीं, जबकि लोग कहते हैं कि मैं फोक सॉन्ग्स अच्छा गाती हूँ, मतलब आवाज़ कुछ इस तरह की है, लेकिन मुझे नहीं अट्रैक्ट करते फोक सॉन्ग्स, मतलब विदाउट एनी ऑफेंस टू एनीवन। कोई खास वजह? मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। आई एम मोर अ गजल पर्सन, यू कैन से। मतलब फोक सॉन्ग से मैं कनेक्ट नहीं कर पाती। अच्छा, जो आपकी एल्बम, पहली एल्बम जो आई थी, उसका बेस्ट सॉन्ग आपको कौन सा लगता है? पहली एल्बम तो मेरा खुद का था, मैंने खुद कंपोज किए थे। उसका एक सॉन्ग था, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये भीगे से लम्हे ये साथ तुम्हारा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा। बहुत सुंदर, मतलब हम चाहते थे कि आप ज्यादा सुना है, लेकिन मुझे याद नहीं। अच्छा, आपकी अब जो फ्यूचर में कितनी फिल्में कर रही हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो अभी तो बिल्कुल रिसेंटली बिल्कुल आने वाला जिला गाजियाबाद, जो फिल्म जो आने वाली जी जी, तो उसमें मैंने मीका के साथ एक रीमिक्स वर्जन गाया है। गाजियाबाद की रानी हूँ मैं, एक सॉन्ग है, गीता बसरा पे वो फिल्म्ड है। उसके बाद गुलाब गैंग आएगी, उसमें मैंने एक सॉन्ग गाया है। फिर और भी हैं, रिकॉर्डेड हैं, अभी मूवीज़ फ्लोर पे हैं जी। और बाकी मेरा अपना काम चलता रहता है, क्योंकि मेरा क्या है ना कि कुछ मैं मतलब प्रोडक्टिवली ना, मैं हमेशा कुछ कीड़ा कुलबुलाता रहता है, तो मैं हमेशा कुछ लिखती रहती हूँ या कंपोज करती रहती हूँ। तो मेरी खुद की कॉम्पोजिशंस हैं, अभी मैं यूट्यूब पे लेके आऊँगी विद वीडियोस होपफुली, तो वो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, काफ़ी गाने बन भी गए हैं। तो जो जिला गाजियाबाद का गाना है वो आ गया है अभी मार्केट में? हाँ, मेरे ख्याल से अभी 1-2 दिन में बस प्रोमोस आने लगे हैं उसके, मूवी के आ रहे हैं, अब म्यूजिक लॉन्च हो जाएगा। क्या है, अगर कुछ सुनाने चाहिए? हर जोबन पे रंग का चाकच चढ़ा है जोबन पे रंग का चाकच चढ़ा है, जिसको भी देखो साला पीछे पड़ा है। गाजियाबाद की रानी हूँ मैं, गाजियाबाद की रानी हूँ, मेरा यार यहाँ का कोतवाल, अपने बाप का समझो न मान, अपने बाप का समझो न मान। बहुत अच्छे, आशा करते हैं कि यह गाना आपका हिट हो, लोगों को पसंद आए।
आखिरी सवाल, हर एक की जिंदगी में एक राज की बात होती है, एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है जो दिल में होता है, दिल से बाहर नहीं निकला होता है, किसी वजह से अपने बहुत ही क्लोज लोगों के साथ भी वो शेयर नहीं कर पाया होता है। तो आपके राज की बात क्या है, आपका ड्रीम क्या है? मैं फ्यूचर में चाहती हूँ कि मैं एक महिला पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करूँ जिसमें टिकट्स भी महिलाओं को मिले। और जो अभी बात हो रही थी, नहीं बट ऑन अ सीरियस नोट, कि अभी जो बात हो रही थी कि एनजीओ काम करे, तो एनजीओज भी एक बात होती है ना, सिस्टम के आगे कभी कभी हाथ खड़े कर देती है, महिलाओं के लिए काम नहीं कर पाती है। तो आज एक ज़रूरत है कि एक महिलाओं की बात रखने के लिए कोई ऐसी पार्टी हो जो सिर्फ महिलाओं के लिए काम करे। मतलब इसमें सिर्फ महिलाएं ही होंगी, टिकट हाँ, भी महिलाओं को दिया मतलब जाएगा? ओपन टू ऑल होगा, लेकिन मेरे ख्याल से मुद्दा हमारा यही है कि महिलाओं के लिए काम करें। डोमिनेटेड बाय वुमेन। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस तरह की बिल्कुल। पार्टी और है। हमारा सबसे नंबर 1 एजेंडा है महिला रिजर्वेशन बिल लाना। ये होगा हमारा नंबर 1 एजेंडा। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई पार्टी, अगर मतलब ये तो मेरा तो ड्रीम है, अगर कोई और भी खड़ी कर सके तो बहुत अच्छी चीज़ होगी मेरे ख्याल से हमारी कंट्री के लिए। चलिए अनुपमा जी, आप प्रशासनिक अधिकारी पहले ही हैं, गायक भी हैं, और अब आपका एक और ड्रीम सामने आ गया है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी, महिलाओं की पार्टी बनाना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि आपका ये वाला ड्रीम पूरा हो बहुत जल्दी और हम लोग को आपका एक नया अंदाज और नया रूप देखने को मिले। तो ये थी अनुपमा जी, जिनका कहना था कि वो महिला पार्टी बनाएंगी ताकि महिलाओं के लिए काम किया जा सके। साथ ही उनके कुछ और ड्रीम है गायकी से जुड़े हुए कि ए आर रहमान के साथ वो काम करें, और हमारी भी यही ख्वाहिश होगी कि हम जल्दी उनको ए आर रहमान के साथ देखें और एक सुंदर नगमा हमें सुनने को मिले। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।